जयप्रकाश शर्मा से अब अनुरोध करूंगी कि आप सवालों और जवाबों का सिलसिला इस मंच से आगे बढ़ाएं। शुक्रिया परिधि और नमस्कार। आपके साथ मैं हूं जयप्रकाश शर्मा। तो हम हैं देवभूमि, जहां देवताओं का वास है। ये वही भूमि है, ये आंदोलनकारियों की भूमि है। और हमारे साथ आपको बता दें, खास चर्चा, क्योंकि संभावनाओं का मंच हमने नाम दिया अपने इस खास कार्यक्रम को, क्योंकि उत्तराखंड युवा राज्य है और इसे 25 बरस हो चुके हैं बने। तो इस युवा राज्य में संभावना बहुत ज्यादा है और अपार संभावना है। क्या क्या संभावना है इस राज्य में, क्या विकास हो सकता है, क्या रोड मैप सरकार का है, धामी सरकार की क्या खास तैयारी है, उस पर बात करने के लिए आपको बता दें हमारे साथ शिक्षा और हेल्थ मिनिस्टर धन सिंह रावत जी हैं। और पहचान के लिए मोहताज नहीं है, क्योंकि धन सिंह रावत खुद आपको बता दें आंदोलनकारी रहे। इन्होंने लंबी लड़ाई लड़ी, पैदल यात्रा चले, तब जाकर एक संघर्ष से उत्तराखंड बना है। सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और चर्चा की शुरुआत मैं संभावनाओं के मंच से करूंगा। उत्तराखंड देवभूमि, देवताओं का वास, आंदोलनकारियों की जमीन है। आपने भी आंदोलन किया सर। मेरा पहला सवाल, इस उभरते राज्य में, इस युवा राज्य में कितनी संभावना है विकास के कामों को लेकर? देखिए, सबसे पहले तो मैं आप लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूं कि जी न्यूज़ जो है, अभी दिल्ली में भी आपने शिक्षा पे एक बड़ा इवेंट कराया था जी। और आज आप उत्तराखंड की राजधानी में उत्तराखंड के कई मुद्दों पे जो है यहाँ पे चर्चा भी करा रहे हैं। और बहुत अच्छा टॉपिक है आपका कि उत्तराखंड की जो संभावनाएं हैं आगामी, वो क्या क्या हो सकती हैं। तो सबसे पहले तो मैं उत्तराखंड सरकार की ओर से, अपने मंत्रालय की ओर से आप लोगों को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने मुझे यहाँ पे बुलाया है। जहाँ तक उत्तराखंड का सवाल है, ये राज्य बहुत संघर्षों के बाद बना है और कई आंदोलनकारियों ने इसमें अपनी शहादत भी दी है। इस मौके पे मैं स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी को भी याद करना चाहता हूं कि उन्हीं की कृपा से ये राज्य बना है और आज राज्य 25वें साल में प्रवेश कर चुका है। बहुत युवा राज्य हमारा, और युवा राज्य होने के नाते यहाँ की संभावनाएं भी बहुत अपार हैं। आप देख रहे होंगे कि इन 25 वर्षों में हमारे राज्य में बहुत विकास की एक अविरल धारा बही है और आज हमारा राज्य पे जो है पर कैपिटा आय में भी 25 सालों में लगभग 3 गुना उछाल हमारे राज्य में मिली है। हमारे यहाँ पर्यटन की बहुत संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ आयुष की बहुत संभावनाएं हैं, हमारे यहाँ तीर्थाटन की सर्वाधिक संभावनाएं हैं। हमारे यहाँ सबसे ज़्यादा संभावना यह है कि हमारे राज्य में लोग सेना में बहुत जाते हैं और हर 5वां व्यक्ति आपने देखा होगा सेना में उत्तराखंड राज्य का है जी। तो हमारे राज्य ने देश की सुरक्षा के लिए भी एक बड़ा काम हमारे राज्य ने किया है और कई प्रकार के हमारे राज्य में क्या है संभावनाएं हैं। आप देख रहे होंगे कि हमारा राज्य टॉप 5 राज्यों में, जहाँ की 72% वन क्षेत्र है। तो सर्वाधिक अगर वनों की रक्षा करने वाला कोई प्रदेश है तो वो कौन है? उत्तराखंड राज्य है। और यहाँ आप देख रहे होंगे कि चाहे बद्रीनाथ जी हों, चाहे केदारनाथ हों, चाहे पंच केदार हों, पंच प्रयाग हों, पंच बद्री हैं, जितने भी तीर्थ हैं और जितने अधिकांश लोग जो हमारे हिंदू लोग हैं, सर्वाधिक अगर किसी राज्य में जाते हैं तो उत्तराखंड राज्य में आते हैं। अभी आप 4 धाम यात्रा आजकल चल रही है हमारी, आप देख रहे होंगे कि लाखों लोग हमारे 4 धाम यात्रा में भी आते हैं। तो आप जैसे जैसे क्वेश्चन पूछेंगे वैसे वैसे मैं उनका भी जवाब देता रहूंगा। बिल्कुल सर, अब मेरा सवाल संभावनाएं अपार है जी। अब मेरा सवाल आपके विभाग से जुड़ा हुआ है। आपके पास शिक्षा विभाग है और बहुत महत्वपूर्ण विभाग है, और पहाड़ों के लिहाज से मेरा एक सवाल आपसे है कि कुछ ऐसे स्कूल है जहां पर अभी भी शिक्षकों की कमी है, बदहाली से जूझ रही है। ऐसे में आपका प्लान क्या है आगे आने वाले समय के लिए? और साथ ही साथ कुछ एक चीजें सामने आ रही कि स्कूलों का मर्जर भी हो रहा है, इसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है।
देश में 30 बच्चों पे सरकारें एक टीचर देते हैं। ये NEP 2020 का भी मैंडेट है। उत्तराखंड राज्य एक ऐसा राज्य है जहां कि हम लगभग 10.5 या 11 बच्चों पे एक टीचर दे रहे हैं। हमारे राज्य में लगभग 2900 स्कूल ऐसे जहां कि हम एक बच्चे से लेकर 5 बच्चों पे भी हमने स्कूल भी दे रखे और टीचर भी दे रखा है। प्राइमरी शिक्षा में हमारे राज्य में अब एक भी टीचर की कमी नहीं है। 100% टीचर हमने दे दिए हैं। और कल ही 5 काउंसलिंग की हमारी, उसमें भी जितने कमी थी वो पूरी हो गई है। अब हमको ये देखना है कि जहां जहां हमारे 10 से ज्यादा बच्चे हैं वह हम 2 टीचर दे रहे हैं। जहां 30 से ज्यादा बच्चे वहां हम 3 टीचर दे रहे हैं। जहां 50 से ज्यादा बच्चे वहां हम 4 टीचर दे रहे हैं। और जहां 100 बच्चे हो जाएंगे वहां हम 5 टीचर दे रहे हैं। ये तो हमारे प्राइमरी शिक्षक है। और प्राइमरी शिक्षा में लगभग 11,500 स्कूल है हम पे। तो टीचरों की कमी तो अब है नहीं कहीं। लेकिन ये हो सकता है कि कहीं एक ही टीचर होगा तो हमको 2 देने हैं, कहीं हो सकता है 2 टीचर होंगे तो हमको 3 देने हैं। लेकिन मैं आपके इस मन से कहना चाहता हूं कि इस साल 2025 में 100% टीचर हम LT में भी देने वाले हैं और लेक्चरर में भी देने वाले हैं। LT के अभी लगभग 1500 टीचरों की अभी हम नियुक्ति करने जा रहे हैं। थोड़ा कोर्ट केस हो गया था इसलिए कारण रुक गया। बाकी LT में पूरे टीचर हो जाएंगे। लेक्चरर में भी लगभग 650 लेक्चरर्स के हमने अध्याचन लोक सेवा आयोग को भेजा है। लेकिन अभी उनकी जगह पे हमारी गेस्ट फैकल्टी काम कर रही है। एक मैं आपके मन से ये भी कहना चाहता हूं कि हमारे 17,000 स्कूलों में हम लोगों ने मिशन रूपांतरण एक अभियान चला रखा है कि हर स्कूल में टीचर भी पूरे होने चाहिए, वहाँ पे बिल्डिंग पूरी होनी चाहिए, हर बच्चे के लिए पानी की व्यवस्था पूरी होनी चाहिए, वहाँ पे लाइट की पूरी व्यवस्था होनी चाहिए, स्कूल में पुस्तकालय होना चाहिए, स्कूल में फर्नीचर 100% होना चाहिए। लगभग 10 चीज़ें हमने तय की हैं। और मुझे लगता है कि आप अगर कहीं हमारे स्कूलों का भ्रमण करने अगर जाओगे तो तब आप देखेंगे कि हमारे स्कूलों में आमूलचूल परिवर्तन हुआ भी है और हो भी रहा है। मैं रोकना चाहूंगा रावत साहब, क्योंकि फिर मर्ज क्यों करने पड़ रहे हैं? क्योंकि बच्चों की संख्या पर ठीक है, आपने कहा कि शिक्षकों की हम कमी को पूरा कर रहे हैं, बिल्डिंग बेहतर बना रहे हैं, फिर मर्ज क्यों करने पड़ रहे हैं कुछ स्कूलों को? एक भी स्कूल को मर्ज नहीं कर रहे। अगर एक बच्चा भी किसी गांव में होगा तो वहां भी हम स्कूल खोला हमने। हम मर्ज उन स्कूलों को करना चाहते हैं जहां पे कि 3 किलोमीटर की रेंज में अगर कोई क्लस्टर स्कूल में आना चाहता है। क्लस्टर स्कूल का कॉन्सेप्ट ऐसा है कि वहां हॉस्टल भी होगा, वहां पे 5 टीचर भी होंगे, हर बच्चे को आने जाने का किराया भी दिया जाएगा। 100 रुपए तक पर डे हम बच्चे को किराया भी देना चाह रहे हैं। पर किलोमीटर जो है 20 रुपए से लेकर 22 रुपए हम पर किलोमीटर के हिसाब से बच्चे को देना चाहते हैं। तो अगर कोई जो है उस स्कूल में आना चाहता है तो उसके ये सुविधाएं दी जा रही हैं। अगर कोई नहीं आना चाहते तो जबरदस्ती किसी के साथ में नहीं है। सर, आपने अभी LT का जिक्र किया, शिक्षकों की नियुक्ति होगी, तो कुछ ऐसे दर्शक थे जिनका ये सवाल था कि कई LT के ऐसे चयनित अभ्यर्थी है जो इस वक्त धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, वो मांग कर रहे हैं, क्या आप माना जाए कि उनकी मांग बहुत जल्द पूरी होने वाली है? यही कहना चाहता हूं कि LT के अधीनस्थ चयन आयोग से लगभग 1400 टीचरों का चयन हुआ है। उसमें से कुछ लोग कोर्ट गए। अब चूंकि जैसे हमने उनको नियुक्ति पत्र देना था तो कोर्ट ने हमको मना कर दिया कि अभी नियुक्ति पत्र मत दीजिए। 5 जून को उनका फिर हाई कोर्ट में केस लगा है। मुझे लगता है कि जैसे ही कोर्ट का निस्तारण होगा तो हम उनको नियुक्ति पत्र दे देंगे, क्योंकि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाने लिखाने की जिम्मेदारी तो है ही, लेकिन हेल्थ का भी ध्यान आपको ही रखना है। उत्तराखंड की हेल्थ की जिम्मेदारी पर आप पर है। लेकिन ये एक बड़ी बात है और मैं कई वर्षों से ये सुनता आ रहा हूं, पहाड़ पर डॉक्टर नहीं चढ़ पा रहे हैं। आप ठोस रणनीतियां लाते हैं, नीतियां लाते हैं, लेकिन वो फेल हो जाती हैं। ये स्थिति कब तक सुधर सकती है सर? देखिए, ऐसा है कि हमारे प्रदेश में
मैं दर्शकों को भी बताना चाहता हूं जी कि आप 1.5 करोड़ आबादी वाला कोई प्रदेश बताए मुझे जहां की एम्स भी हो। अभी एक नया एम्स हमारे मुख्यमंत्री जी के और हमारे प्रयास से एम्स सैटेलाइट केंद्र हमारा उधम सिंह नगर में भी खुलने जा रहा है, और 5 गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हों, 2 अभी निर्माणाधीन है, मुझे लगता है कि 2026 तक वो भी शुरू हो जाएंगे। उसके बावजूद फिर यहाँ पे 4 जो है प्राइवेट मेडिकल कॉलेज भी हो गए हैं, 3 तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, ठीक हो गया, चौथा भी वहाँ भी 150 सीटें मिल गई हैं उनको। तो आप लगा लीजिए एवरेज हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज हमारे यहाँ हो गया है। जहाँ तक डॉक्टरों की बात है तो हमारे राज्य में टोटल डॉक्टरों की पोस्ट है 2900, 2800 कुछ है, लगभग 2900 पोस्टें हैं। अभी हमारे राज्य में लगभग 2700 डॉक्टर काम कर रहे हैं, और बैकलॉग के जो लगभग 280 पद खाली थे हमारे यहाँ, उनका भी इंटरव्यू हो गया है, और मुझे लगता है कि 15 दिन में उनको नियुक्ति पत्र मिल जाएंगे। तो ये बात हुई सर, पहाड़ पर बहुत जल्द डॉक्टर चढ़ने वाले हैं। मैं बताता हूँ आपको। आप पिथौरागढ़ जिले से और चमोली जिले से एक एक आंकड़ा ले लेना कि पहली बार धारचूला के सुदूरवर्ती क्षेत्र में भी एमबीबीएस डॉक्टर है, उत्तर काशी के मोरी में भी एमबीबीएस डॉक्टर मिलेगा आपको, डॉक्टरों की कमी नहीं है। और अब पहला प्रदेश उत्तराखंड राज्य होने वाला है जहां की डॉक्टर अधिसंख्यक हो जाएंगे। लेकिन हमारे राज्य में अभी स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी है। जी चलिए, आप उसी पर मैं आ रहा था, ठीक है, लेकिन आपने कहा उस बात को मैं स्वीकार करता हूँ, हर मंच पे करता हूँ। मैंने विधानसभा में भी कहा, आपके मंच में दिल्ली में भी कहा, और आज भी कह रहा हूँ, स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की हमारे यहाँ आज भी लगभग 40% कमी है, और ये खाली हमारे यहाँ नहीं है, पूरे देश में है। और अभी हमने उसका एक माइक्रो प्लान बनाया है कि इस साल हमने 400 बच्चों को पीजी करा रहे हैं, लगभग 250 बच्चों को तो सरकारी खर्चे पे करा रहे हैं। तो मैंने कहा कि हमारे राज्य में 2027-28 तक 100% जो है स्पेशलिस्ट डॉक्टर भी आ जाएंगे। 100% कह रहा हूं मैं, आज आपके मन से कह रहा हूं मैं कि हमारे राज्य में डॉक्टरों की कमी नहीं रहेगी। ठीक है, आपने कहा डॉक्टरों की कमी नहीं, लेकिन सर कुछ अस्पताल ऐसे भी हैं जहां फैसिलिटीज नहीं हैं। और मोरी का आपने जिक्र किया, वो क्षेत्र मेरा ही आता है, मैं उस क्षेत्र से हूं, और त्यूणी मेरा पूरा क्षेत्र है, वहां भी एक हॉस्पिटल है, लेकिन फैसिलिटी नहीं है। लेकिन वो फैसिलिटी कब तक आम जनता को पहाड़ों में प्रोवाइड हो पाएगी? क्योंकि सवाल यही पूछा जाता है कि आखिर रेफर सेंटर क्यों, प्रसव पीड़ा किसी महिला को होती तो मैदान में एक और सवाल जोड़ना चाह रहा हूँ कि सर गाहे बगाए ऐसी तस्वीरें आती हैं कि स्वास्थ्य सिस्टम चारपाई पर नजर आता है, लोग पहाड़ों से लेकर आ रहे हैं तो उनको ना एम्बुलेंस सुविधा मिल रही है। का सहारा बहुत अच्छी कहा आपने। वैसे मैं इसका उत्तर 5वीं बार दे रहा हूँ। वो जिम्मेदारी भी है ना। और मैं ना कभी बिना गुस्से में कभी आप में रहता नहीं हूं, मैं बहुत आराम से बताता हूं कि ये बताइए कि राज्य सरकार का काम और स्वास्थ्य विभाग का काम यह है कि हर व्यक्ति को अच्छी स्वास्थ्य सेवाएं देना, ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है। आप ये बताइए कि मेरे राज्य में, पूरे देश में अटल आयुष्मान योजना कहीं है तो उत्तराखंड राज्य में, जो कि 5 लाख का इलाज हम हर व्यक्ति का कराते हैं, और अभी तक हम 15 लाख लोगों का निःशुल्क इलाज करा चुके हैं। कितने लाख लोगों का? 15 लाख। 29 लाख लोगों का हम जांचें फ्री करा चुके हैं, ठीक है। गर्भवती माता बहनों का, जो भी गर्भवती माता हैं, उनको हॉस्पिटल तक लाना और घर तक छोड़ना, ये निःशुल्क हमारे राज्य में। डायलिसिस सेवा निःशुल्क है। अब दर्शक लोग बैठे हैं यहाँ पे, 15 लाख लोगों की कई न्यूज है कि राज्य सरकार ने फ्री का इलाज करा दिया, नहीं है। न्यूज क्या बनती है कि अगर एक कोई व्यक्ति जो है अपने गांव से डंडी कंडी में सड़क तक आता है तो वो न्यूज है। लेकिन आप ये बताइए कि जहां तक सड़क होगी वहीं तक हमारी एम्बुलेंस जाएगी, उससे ऊपर जा नहीं सकती है।
और वहां सड़क देने का काम पीडब्ल्यूडी का विभाग का है, स्वास्थ्य विभाग का नहीं है। लेकिन जो डंडी कंडी से मरीज को लेके आते हैं, वो भी आज मैं जी न्यूज के माध्यम से कह रहा हूं कि वो डंडी कंडी भी हमने दे रखी है, स्वास्थ्य विभाग ने हमने कर रखा है कि जहां तक 108 जा सकती है वहां तक 108 है। जहां नहीं जा सकती है उस गांव में हमने एक डंडी कंडी दे रखी है कि अगर कोई मरीज क्रिटिकल हालत में है तो उसको वहां के गांव के लोग उसको कहां तक लाएंगे, सड़क तक लाएंगे। और उस मरीज को लाने के लिए हम पैसा देते हैं, कोई फ्री में नहीं लाता है। तो ये भी हमारी सुविधा है कि जिस गांव में सड़क नहीं गई है वहां डंडी कंडी जो है राज्य सरकार की तरफ से दी जाती है और उसको हम मरीज को हॉस्पिटल तक लाने का काम या जहां तक निकटवर्ती सड़क है वहां तक लाने का काम हमारे स्वास्थ्य विभाग जो है वहां के लोगों से कराते हैं। आपने तो मुझे शाबाशी देनी थी कि मंत्री जी बहुत अच्छा काम है। चलिए सर देखिए, अब ये तो खामियों की बात हो गई। चलिए जो आपने अच्छा कदम उठाया उस पर भी हम बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात है शिक्षकों के तबादले की बात आई। शिक्षकों के तबादले में वाकई में पारदर्शिता आई और ये लोग भी मानते हैं। एक नीति वाकई में काबिले तारीफ है। आपने पहले कोर्ट चले जाते थे, वो चीज सिस्टम है। एक नकल माफिया के खिलाफ आपने एक्शन लिया, कानून लेकर आए, वो वाकई में तारीफ है। इसका ग्राउंड जीरो पर कैसे आप इंप्लीमेंट कर रहे हैं और क्या वाकई में असर दिख रहा है ग्राउंड पर? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि मैं शिक्षकों का बहुत सम्मान करता हूं और ये बाय नेचर करता हूं। मैं कोई भी अगर टीचर मेरे सामने है, चाहे वो प्राइवेट स्कूल में पढ़ाता है चाहे सरकारी स्कूल में पढ़ाता है, मैं जनरली उनका बहुत सम्मान करता हूं। और अभी पहले क्या होता था कि टीचर ट्रांसफर में बहुत व्यवहारिक दिक्कतें थी, हम उनको खत्म करके और हमने काउंसलिंग के माध्यम से टीचरों का ट्रांसफर नीति लाए। और अगर हमारे टीचर अगर मानते हैं तो मैं तो ऑनलाइन भी टीचरों के ट्रांसफर करने के मूड में हूं कि टीचर जो है फॉर्म भरेंगे और अपने ऐच्छिक स्थान दे देंगे, जिसकी जितनी ग्रेडिंग होगी उसको ऑनलाइन ट्रांसफर हो जाएंगे, उसको कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। तो अगर टीचर लोग मान जाएंगे तो हम इस कदम पे भी आगे बढ़ सकते हैं। ये भी हम लोग करना चाह रहे हैं। बिल्कुल, बहुत अच्छा कदम है सर। और दूसरी चीज ये भी कि अब 4 धाम यात्रा प्रदेश में चल रही है, जोरों पर है, रफ्तार में है, संख्या लाखों में पहुंच चुकी है और इस बार लग रहा है कि आंकड़ा बहुत बड़ा जाने वाला है। ऐसे में स्वास्थ्य के लिहाज से जो आपकी तैयारियां हैं वो वाकई काबिले तारीफ है। ऐसे में आगे क्या कुछ प्लान है आपका 4 धाम को लेकर? जहां तक 4 धाम यात्रा का प्रश्न है तो इस बार मैं अपने माननीय प्रधानमंत्री जी का भी और देश के स्वास्थ्य मंत्री जी का भी, मुख्यमंत्री जी का भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं कि पहली बार मैंने भारत सरकार से निवेदन किया कि 4 धाम यात्रा अकेले उत्तराखंड की नहीं है, 4 धाम यात्रा पूरे देश की है। और हमने उनसे निवेदन किया कि भाई हमको आप कुछ डॉक्टर जो है देश से भी दीजिए, एम्स से। और आपको ताजुब होगा, इस बार भारत सरकार ने भी हमको काफी डॉक्टर जो है हर एम्स से 2-2, 3-3 डॉक्टर दिए हैं। और आप देख रहे होंगे कि पहली बार हमारी सरकार ने बद्रीनाथ में भी हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है, केदारनाथ में भी हॉस्पिटल बन के तैयार हो गया है। हम जोशीमठ को उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं, गुप्त काशी को उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं, भटवाड़ी को उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं, इनके नौगांव फुरोला में भी उपजिला चिकित्सालय बना रहे हैं और मोरी तक। ठीक है, हम इसलिए बना रहे हैं कि ताकि कोई भी यात्री अगर बीमार होता है तो वहां पे सारी सुविधाएं मिल जाए। और दूसरा बड़ा काम हमने किया है कि एम्बुलेंस का रिस्पांस टाइम 15 मिनट का रखा है। तो पहले जो वहां पे 40 एम्बुलेंस लगती थी उसको अब हमने लगभग 1.5 गुना कर दिया है ताकि जल्दी से मरीज को हॉस्पिटल तक लाया जा सकते हैं। उससे बड़ा काम ये किया हमारी सरकार ने कि देश का पहला राज्य उत्तराखंड है जहां की एयर एम्बुलेंस सेवा हमारे राज्य में चल रही है। अगर कोई क्रिटिकल मरीज अगर केदारनाथ में बीमार हो जाता है और उसको एम्स लाना है या मेडिकल कॉलेज में लाना है तो उसकी भी निःशुल्क हम उसको जो है एम्स में लाते हैं और उसका इलाज भी फ्री कराते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं इस बार नहीं, और उसकी तारीफ भी मैं देख रहा हूँ, श्रद्धालु कर भी रहे हैं। लेकिन मेरा एक सवाल है रावत साहब, क्योंकि आप एक खाटी नेता कह सकता हूं, एक जमीनी नेता कह सकता हूं, और आप एबीवीपी से रहे, संघ से जुड़े रहे, उसके बाद आपने उत्तराखंड आंदोलन के लिए पदयात्रा निकाली, आपने माओवाद के खिलाफ आपने पदयात्रा निकाली। लेकिन मेरा सवाल है जो जहन में जिसके लिए आपने लड़ाई लड़ी, आप आंदोलनकारी रहे और कहावत थी कि पहाड़ का पानी और पहाड़ की जवानी उसके काम आए, लेकिन आपको लग रहा है कि सपनों का उत्तराखंड बन गया,
आपको लग रहा है कि पहाड़ का पानी और जवानी उसके काम आ रहा है? देखिए, ऐसा है कि उत्तराखंड राज्य की जो भौगोलिक परिस्थितियां हैं, काफी लोगों के संघर्षों के बाद जो है हमारा राज्य बना है। और मैं इस मंच से कहना चाहता हूं कि हमारे राज्य में पर्याप्त जो है संसाधन भी हैं। आज देखिए, होम स्टे हमारे राज्य में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। आज हमारे राज्य में जो है, आप देख रहे होंगे कि महिला समूह बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारे राज्य में लखपति दीदियों की संख्या लगभग 3 गुना हो गई है। तो कुल मिला के मेरा ये कहना है कि हमारा राज्य पर्वतीय राज्य है। हमारी योजनाएं भी पर्वतीय राज्य के हिसाब से बनती हैं। आप देख रहे होंगे कि हम जो नई औद्योगिक नीति लाए अपने यहाँ, उसमें भी हमने जो सब्सिडी दे रहे हैं वो पर्वतीय जिलों को दे रहे हैं। तो कोई भी आदमी अगर कुछ काम करना चाहता है, उसके लिए सब्सिडी भी हमारे राज्य में है। और हम लोग तो देखो भाई, पहाड़ के लोग हैं। आप देखते होंगे कि मैं लगभग 20-22 दिन जो है दौरे पे रहता हूँ, लोगों की सुनता हूँ। कोई लोग हमको भी सुनाते, उनको भी सुनता हूँ। लेकिन हमारा मकसद ये रहता है कि हर घर को पानी मिल जाए, हर गरीब को मकान मिल जाए, हर घर में शौचालय हो जाए, हर घर में उज्ज्वला का कनेक्शन हो जाए। आप देखिए कि ड्रॉप आउट हमारे यहाँ 0% है। हमारे राज्य में एक भी बच्चा ऐसा नहीं है जो कि क्या हो, ड्रॉप आउट। पढ़ते हैं बच्चे हमारे राज्य में। सर, आपने विदेश का दौरा भी किया है और शिक्षा के लिहाज से बहुत महत्वपूर्ण भी रहा है। ऐसे में विदेश के लिहाज से दौरा आपका रहा, प्रदेश के लिए कितना महत्वपूर्ण है वो, और विदेश से क्या कुछ नया प्रदेश में हुआ है यहाँ पर? देखिए, ऐसा है कि विदेश के जो भी हम लोग जाते हैं जी, वो अपने मर्जी से नहीं जाते हैं। विदेश का जो भी कार्यक्रम होता है भारत सरकार के द्वारा होता है। और मैं अभी तक 6 देशों में गया हूँ, 6 दौरों में, और लगभग 18 देशों की मैं यात्रा किया है। तो भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल जाता है, कभी एक्सपोजर विजिट होता है मंत्रियों का। अभी मैं कोऑपरेटिव के कार्यक्रम में गया था विदेश में, और वहाँ पे पूरा एक शेड्यूल होता है कि कौन सा देश अच्छा काम कर रहा है, कौन सा प्रदेश अच्छा काम कर रहा है, उस देश में कौन सा वातावरण ऐसा है, या वहाँ का मौसम कैसा है, हमारा मौसम कैसा है, वहाँ की मिट्टी कैसी है, हमारी मिट्टी कैसी है। और जब हम शिक्षा विभाग के दौरे में जाते हैं तो वहाँ के विश्वविद्यालय कैसा काम कर रहे हैं, वहाँ के कॉलेज कैसा काम कर रहे हैं। जब हम स्वास्थ्य विभाग के दौरे में जाते हैं तो तब स्वास्थ्य के बारे में बात होती है। लेकिन मैं कह सकता हूँ कि कोई भी व्यक्ति जब किसी दौरे पे जाता है या किसी देश में जाता है तो बहुत कुछ सीख के आता है। और निश्चित रूप से लोगों को भी जाना चाहिए। नहीं, वो सर, वो और धरातल पर, मैं उसी उस पे आ रहा पे हूं। थोड़ा सा आगे बढ़ा रहा हूँ, उसी फिर आप पे ही आ रहा रखिएगा। क्या वो धरातल पर उतर भी रहा है ना? क्योंकि विपक्ष तो कह देता आप तो विदेश मंत्री हो गए, धन सिंह रावत जी, तो अब कि विपक्ष वालों का भी मैं बहुत सम्मान करता हूँ। अब अगर वो मुझे विदेश मंत्री भी बना रहे हैं शिक्षा मंत्री के साथ, तो वो उनके लिए जो है बहुत अच्छी बात है, मेरे लिए भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन ना, कोई भी, हम काम ही से जाते हैं, बिना काम के कोई नहीं जाता है। विदेश में जब हमने एनईपी लागू किया अपने देश में और अपने प्रदेश में, तो हमने विदेश का जो हमारा शिक्षा का सिस्टम है उसको देखने गए। कई देशों में जब बच्चा 8 साल का होता है तब उसको कक्षा 1 में एडमिशन दिया जाता है। हमारे यहाँ पहले उम्र 5 साल थी, अभी एनईपी में मैंडेट हो गया कि 6 साल से अब करना है। वहाँ जो विश्वविद्यालय है वो रैंकिंग में जो है टॉप 10 में भी है, टॉप 20 में भी है। तो वहाँ का भी देख के आते हैं कि वहाँ का मैनेजमेंट कैसा चलता है, वहाँ स्वायत्ता कितनी है विश्वविद्यालयों को, वहाँ की सरकारें शिक्षा पे कितना खर्चा करते हैं। तो पूरा अध्ययन करके आया जाता है। और आपने देखा होगा कि हम लोग जब विदेशों से आए तो हमने कई चीज़ें अपने प्रदेशों में भी उसका क्या क्या इम्प्लीमेंट किया है, और वो एक सुखद है, किसी के लिए ऐसा नहीं कि कोई खराब है। और जहाँ तक रही मेरी बात है, तो देखे ऐसा है कि अच्छी बात यह है कि लोग मेरे हर एक्टिविटीज़ को देखते रहते हैं कि मंत्री कहाँ कहाँ जा रहे हैं, और इसीलिए हम जाते भी हैं कि भाई हम कुछ अच्छा सीखें और अपने प्रदेश में कुछ अच्छा करें।
सर, जल, जंगल और जमीन जैसे स्थानीय संसाधनों को बचाने के लिए सरकार और आपके द्वारा क्या कुछ कदम उठाए जा रहे हैं? हालांकि विपक्ष ये कहता है कि जो भी संसाधन हैं वो उद्योगपतियों के हाथों में दिए जा रहे हैं सरकार की ओर से। ऐसे में आप खुद भी पहाड़ से हैं और आप इसकी इम्पोर्टेंस भी समझते हैं कि जल और जंगल और जमीन हमारे लिए क्या है। देखिए, हमारे राज्य में जितना काम जो है भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ है, शायद ही इतना काम कभी हुआ होगा। और हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारी सरकार अभी एक बहुत सशक्त भू कानून लेके आई है। आप देख रहे होंगे कि प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है कि प्रत्येक घर को पानी देना है। आज लगभग 90% गांव में जो है नल बिछ गए हैं और मुझे लगता है कि इस साल अंत तक जो है 100% घरों तक पानी भी चले जाएगा। एक बड़ा काम है। पहले क्या होता था कि अगर एक गांव को हमने पानी दे दिया तो बहुत बड़ी बात थी। आज तो हमने घर घर पानी देने का संकल्प ले रखा है। जहां तक जल, जंगल और जमीन की बात है तो ये तभी बच सकते हैं जब एक अच्छा भू कानून हो। तो वो हम लेके आए हैं, उसकी प्रशंसा सभी जगह हो रही है। तो मुझे लगता है बावजूद सवाल भी सर ये पूछ रहे हैं कि 2 जिले आपने छोड़ दिए, धमसिंह नगर, हरिद्वार। ऐसा है, देखिए, भू कानून वहां के लिए लाया जाता है जहां दिक्कतें हों। इन 2 जिलों में दिक्कत नहीं थी तो नहीं लाया। अगर जरूरत पड़ेगी तो लाना पड़ेगा, तो लाया जा सकता है उनके लिए भी। लेकिन वहां के लोग बोलेंगे और सरकार को लगेगा कि करना चाहे तो कोई अंतिम निर्णय थोड़ी हुआ है भाई, हम उस चीज को आगे भी बढ़ा सकते हैं। सर, क्योंकि हम चर्चा के अब आखिरी पड़ाव पर है और मेरे संक्षिप्त में मैं जवाब चाहूंगा। डेमोग्राफी, आपको नहीं लग रहा कि शांतवादियों में शोर होने लगा है? मस्जिद का विवाद उठने लगा, मजारों का विवाद उठने लगा, रेप की जैसी घटनाएं नैनीताल आपने देखा। ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हो गई और अब कहां रह गए? क्योंकि अब ये तो बहाना नहीं चलेगा कि भाई हमारी तो सरकार बदल गई। अब तो जनता ने दोबारा भी आप लोगों को मौका दिया। देखिए, ऐसा है, जब मैं नई शिक्षा नीति में भगवत गीता को लाया, जब मैंने कहा कि हमारे बच्चे वेद पढ़ेंगे, जब मैंने कहा कि हमारे बच्चे संस्कृत पढ़ेंगे, जब मैंने कहा कि रामायण को पढ़ेंगे, जब मैंने कहा कि हमारे बच्चे जो है अहिल्याबाई होलकर को पढ़ेंगे, जब मैंने कहा कि हम अपनी विरासत को लेके आ रहे हैं, भारतीय ज्ञान परंपरा को लाए, तो कई लोगों ने कहा कि शिक्षा का भगवाकरण किया जा रहा है। अब अगर भारतीय ज्ञान परंपरा को लाने में भगवाकरण है तो भाई फिर तो हम करेंगे उसको, अगर ऐसा आरोप लगाते हैं लोग। तो आप ये बताइए कि अगर कोई बच्चा भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो हम मना कर सकते क्या? नहीं कर सकते। हम कहते हैं कि भाई पढ़ो। अगर जहां तक आप हमारे राज्य की बात कर रहे हैं, हमारे राज्य में देखो, अगर जिसको भी रहना है तो यहाँ की परंपराओं के साथ खिलवाड़ तो कोई नहीं कर सकता। और अगर कोई जो है कहीं भी चादर बिछा के बैठेगा तो निश्चित रूप से उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी, और हम कर भी रहे हैं। हम घबराने वाले लोग भी नहीं हैं। इसलिए अच्छा काम जो भी करता है उसके बारे में कुछ लोग बोलते जरूर हैं, लेकिन अच्छा काम कभी चिरस्थायी होता है और वो करना भी चाहिए, और हम लोग आगे भी करते रहेंगे इस काम को। और जहां तक रही बात है कि लोग हम पे आरोप लगा रहे हैं, तो अच्छे काम के लिए कोई आरोप लगाएगी तो जनता हमारे साथ आई। देखिए, आप दूसरी बार भी चुनाव जीत गया। हम लोग नगर निगमों में चुनाव जीत गए हैं, लोकसभा का चुनाव भी जीत गए। आरोप लगाने वाले लगातार हार ही रहे हैं। अब ऐसा ना हो कि 2027 में इससे बड़ी हार हो जाए। आप डेमोग्राफी पर जवाब नहीं दिया। वो एक विशेष वर्ग की जनसंख्या बढ़ गई, आपको पता ही नहीं है। ये चीजें सवाल उठते हैं इस पर। और फिर आपने कहा कि जब हम शिक्षा का तो भगवाकरण हो रहा तो कोई फर्क नहीं है, होने दीजिए। तो फिर ये चीजें क्यों हो गई? आपको नहीं लगा वाकई में डेमोग्राफी चेंज हो गई है? मैंने एक लाइन में उत्तर दे दिया आपको कि कोई भी यहाँ अगर गड़बड़ करता है तो उसको जो है जवाब तो सरकार देती है, और कोई भी गलत हमारे राज्य में नहीं कर सकता है। जहाँ तक आप डेमोग्राफी की बात कर रहे हैं, तो जो हमारे राज्य का संस्कार है, हमारे राज्य का जो कल्चर है, हमारे राज्य जिन परंपराओं के लिए बनाए गए हैं, उसको कोई चेंज नहीं कर सकता। जी सर, जिस तरह आपने भागवत गीता का भी जिक्र किया, तो क्या मेडिकल में भी गीता पढ़ाने की तैयारी हो रही है? देखिए, मध्य प्रदेश के बाद दूसरा राज्य है जो कि मेडिकल शिक्षा को भी अभाव हिंदी में भी जो है ऑप्शन बच्चों को दे दिया है। और अगर MBBS का बच्चा भी अगर भगवत गीता पढ़ना चाहता है तो हम मना क्यों करेंगे? पढ़ सकता है वो, क्या दिक्कत है उसको? भाई देखो,
ये तो बच्चे को चॉइस देनी है हमको। अगर बच्चा कहेगा कि मंत्री जी हमको जो है अहिल्याबाई होलकर का चैप्टर चाहिए तो हम देना पड़ेगा हमको। बच्चा कहेगा कि बीएससी के साथ मुझे ज्योग्राफी पढ़ना है तो हमको पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि एनईपी कहती है कि बच्चे की चॉइस बेस्ड शिक्षा देनी पड़ेगी। तो हम उस चॉइस को मान रहे हैं, तो हमें कोई दिक्कत नहीं। जी सर, एक बड़ा सवाल, आखिरी सवाल, और क्योंकि ये सैनिक बाहुल राज्य है, ऑपरेशन सिंदूर जो सरकार ने दुश्मनों को जो सबक सिखाया, लेकिन उस पर भी विपक्ष ने सवाल उठा दिए। कई बार विपक्ष ने ये भी कह दिया कि हमें बताया नहीं गया। राहुल गांधी ने ये भी कह दिया कि विमान कितने क्रैश हुए। डोनाल्ड ट्रंप ने क्या हस्तक्षेप किया, नहीं किया, सरकार उस पर क्यों चुप है? उस पर आप क्या कहेंगे? देखो, मैं इतना ही कह सकता हूं कि ये उनकी बौखलाहट है, और पूरा विश्व आज मोदी जी को अपना वैश्विक नेता मान चुके हैं। और हमारी सेना ने जो कमाल किया, आज आप देख रहे होंगे कि तिरंगा यात्रा जो हो रही है सब जगह, लाखों लोग हमारे साथ आ रहे हैं। भारतीय सेना पे प्रश्न चिन्ह उठाना ये विपक्ष को शोभा नहीं देता है। और मुझे लगता है कि ऑपरेशन सिंदूर जो हमारी सेना ने एक बड़ा काम किया है, उसके लिए विपक्ष को भी सेना को शाबाशी देनी चाहिए। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। धन सिंह रावत जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हर मुद्दे पर जवाब दिया, चाहे वो शिक्षा की बात हो, हेल्थ की बात हो, और संभावनाओं का मंच, जिस तरह हमने नाम जिक्र किया, तो ये संभावनाएं ना रहें, ये हकीकत में तब्दील हों। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सर। देखिए, मैं आप लोगों को फिर बधाई दे रहा हूं, और मैंने जितनी बातें यहाँ पे बोली सरकार की ओर से, ये तय है कि हम डॉक्टरों की भी कमी नहीं होने देंगे, टीचर्स की भी कमी नहीं होने देंगे। जिन गांव में अभी तक सड़क नहीं गई है, हमारी सरकार की मंशा है कि 2026 तक हम उन गांव तक भी सड़क पहुंचा दें, ताकि लोगों को घर तक जो है एम्बुलेंस की सुविधा भी मिल जाए। इतनी बात कहकर मैं अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, थैंक यू। बहुत बहुत शुक्रिया सर मंच पर आने के लिए। और मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप मंच पर रहें, और हमारे इवेंट पार्टनर हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाने में बहुत महत्वपूर्ण सहभागिता हमारे साथ इस वक्त निभा रहे हैं, उनको मैं मंच पर आमंत्रित करूंगी। और सर, मैं आपसे निवेदन करूंगी कि आप उन्हें सम्मानित जरूर करें। सबसे पहले मैं इन्वाइट करूंगी देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी से अमन बंसल जी को, वाइस प्रेसिडेंट है। सर, आप मंच पर आएँ। और साथ ही डॉक्टर RK त्रिपाठी सर, आपको भी इनवाइट करूंगी। सर वाइस चांसलर है, आप भी मंच पर आएं और आप उन्हें सम्मानित करें। तो देवभूमि उत्तराखंड यूनिवर्सिटी, जो कि एक बहुत बड़ा नाम है प्रदेश में और शिक्षा के क्षेत्र में बहुत बड़ा नाम है, आप अपना स्थान ग्रहण करें। और अब मैं मंच पर इनवाइट करना चाहूंगी ग्राफिक एरा हॉस्पिटल से डॉक्टर पुनीत त्यागी सर, आप आए सर, और मेडिकल डायरेक्टर है। और मैं सर से निवेदन करूंगी कि सर आप डॉक्टर पुनीत त्यागी जी को सम्मानित करें। और हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हॉस्पिटलरी के क्षेत्र में ग्राफिक एरा का एक बहुत बड़ा नाम है, आप भी जानते हैं। और अब मैं पंचवटी प्रयोगशाला से इनवाइट करना चाहूंगी डॉक्टर दीपक अग्रवाल सर को, जनरल मैनेजर हैं। सर, आप मंच पर आएं। और अब मैं साथ ही इनवाइट करूंगी DBS ग्लोबल यूनिवर्सिटी से संजय जसोला सर, वाइस चांसलर है। सर, आप भी मंच पर आएं और अपना सम्मान ग्रहण करें। माननीय मंत्री महोदय, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। और आपने हमारे सभी मेहमानों को सम्मानित किया।